नहीं समझ में आया फिर से पूछ रहा हूं. Our today's topic is mechanical properties of solid. Our new chapter is mechanical properties of solid. We are going to understand about, we are going to study about solid body. सॉलिड बॉडी के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं. अरे सॉलिड बॉडी है सर, क्या होती है सॉलिड बॉडी? ये सॉलिड बॉडी को समझने से पहले इसका थोड़ा सा हिंट हमने पढ़ लिया है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में, रिजिड बॉडी के बारे में. तो रिजिड बॉडी क्या होती है, आप लोगों का जवाब देखा जाए फिर सर रिजिड बॉडी होती है सॉलिड बॉडी, हाँ हार्ड बॉडी, बॉडी डेफिनिट शेप, बॉडी विद डेफिनिट शेप, इन सबको हम लोग रिजिड बॉडी बोलते हैं. क्या यही बोलते हैं? याद नहीं आ रहा है तो मैं एक बात बता रहा हूं. रिजिड बॉडी का मतलब ये नहीं होता कि हार्ड सॉलिड या फिर बॉडी विथ, हाँ एक बच्ची बोल रही है भाई बॉडी विथ नो इलास्टिसिटी. नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा. बॉडी विथ नो इलास्टिसिटी, ये इलास्टिसिटी क्या होता है इस चैप्टर में पढ़ना है. मगर रिजिड बॉडी का मतलब हम लोग मोटा मोटी ये समझ सकते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट मान लो ऐसा है, साकेत एटम्स आर वेरी क्लोज. नहीं, एटम्स तो क्लोज होते ही हैं, मॉलिक्यूल के एटम क्लोज होते ही हैं. उनके बीच का जो स्पेस रहता है ना, वो डिपेंड करता है कि उनकी डेंसिटी कितनी है इस पे. मगर वो एक प्रकार से यू कैन से दैट दे आर क्लोज टू ईच अदर. ओके, बट इसको समझो, डिफॉर्मेशन इज जीरो. अच्छा, एक बच्चा बोला डिफॉर्मेशन इज जीरो. डिफॉर्मेशन कैन नेवर बी जीरो. एक्चुअली वही बात को हम लोग को समझना है इस चैप्टर में. रिजिड बॉडी का मतलब होता है जब इस ऑब्जेक्ट पे, देखो ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई फोर्स लग रहा है, इसमें कोई भी किसी प्रकार का फोर्स लग रहा है. फोर्स भी दो प्रकार के लग सकते हैं. एक तो जैसे मान लो हमारा ये डस्टर है, ये डस्टर है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं या तो खींच सकता हूं या तो दबा सकता हूं, दोनों चीज कर सकता हूं. तो इस ऑब्जेक्ट को, इस डस्टर को मैं रिजिड तब बोलूंगा जब मैं इसको खींचूं या दबाऊं, दोनों में इसके शेप और साइज, वॉल्यूम में कोई भी चेंज ना आए, कोई भी चेंज ना आए, तो उस ऑब्जेक्ट को मैं रिजिड बॉडी बोलूंगा, उस बॉडी को मैं रिजिड बॉडी बोलूंगा. मैंने जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल बताया था, सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे थे हम लोग, रोटेशनल मोशन पढ़ रहे थे, तो मैंने उसी समय आपको एक बात बताई थी. बिल्कुल सही. एक बच्चा बोल रहा है सर बट शेप तो चेंज होगा ही होगा. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. अरे सर आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, मगर कोई दूसरा बंदा आएगा, कोई और अच्छा पावर वाला आएगा, वो तो उसको तोड़ के रख देगा, वो तो इसको तोड़ के रख देगा. आपके फोर्स पे डिपेंड करता है. मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, शायद मेरा फोर्स, हाँ थोड़ा सा वॉइस लैग हुआ होगा, मेरे फोर्स के कारण इसके ऑब्जेक्ट के शेप, साइज, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया. मगर अगर कोई ज्यादा फोर्स लगाने वाला आ जाए, मुझसे ज्यादा फोर्स लगाने, हल्क है ना, हल्क की बात करते हैं, जैसे बहुत फोर्स लगा लेगा, तो वो तो इसको यूं ऐसा तोड़ के रख देगा, है ना, यूं बिल्कुल उसको एक प्रकार से इसको दबाएगा और वो डिफॉर्म हो जाएगा. डिफॉर्म का मतलब अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या होता है. बट अभी ये समझ लीजिए, रिजिड बॉडी का मतलब होता है आपने फोर्स लगाया किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मगर उस ऑब्जेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन में, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है शेप, साइज, वॉल्यूम में कोई भी चेंज ना हो, किसी भी प्रकार का चेंज ना हो, उस बॉडी को रिजिड बॉडी बोलते हैं. अब अभी आप ही लोगों में से कुछ लोगों ने बोला कि रिजिड बॉडी होती है क्या? क्या कोई ऑब्जेक्ट रिजिड हो सकता है, परफेक्टली रिजिड हो सकता है? क्या बोलते हो? कम ऑन, यू टेल मी. परफेक्टली रिजिड हो सकता है? हाँ, एक बच्चा बोला नो सर. नो सर, नहीं हो सकता. वो तो डिपेंड कर रहा है कि फोर्स लगाने वाला कैसा है. फोर्स लगाने वाले पे डिपेंड करता है. हाँ, थोड़ा सा वॉइस लैग हो रहा होगा. अच्छा, यह एक बच्चा बोल रहा है सर एटम कैन बी, एटम को भी हम लोग एक, अगर एक ऑब्जेक्ट माने, एक बॉडी मान ले, तो बोल सकते हैं कि ये तो फिजिकल केमिस्ट्री की बात होगी, वहां तक नहीं जाऊंगा, बट उसको भी हम बोल सकते हैं कि वो भी परफेक्टली रिजिड नहीं है, क्योंकि उसको भी भेदा जा सकता है. अरे न्यूक्लियर फिजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है कि नहीं इस दुनिया में? तो होता है, मतलब वो भी परफेक्टली रिजिड नहीं है कि नहीं? परफेक्टली रिजिड वो भी नहीं है. तो परफेक्टली रिजिड नहीं है, परफेक्टली रिजिड नहीं है मतलब ये वाले टर्म को हम लोग अब हटा देते हैं.
अब इसी के बारे में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मतलब मान लिए कि रिजिड नहीं है, रिजिड नहीं है मतलब उसमें कोई ना कोई डिफॉर्मेशन होगा। देखो रिजिड नहीं है मतलब क्या होगा, उसके शेप साइज और वॉल्यूम में कोई चेंज होगा, शेप साइज और वॉल्यूम में कोई ना कोई चेंज होगा। रिजिड नहीं है मतलब चेंज होगा उसके शेप साइज वॉल्यूम में। तो उसी की स्टडी के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो सर इसके पहले जो हम लोग पढ़े हैं, इसके पहले जो जो हम लोग पढ़े हैं रोटेशनल मोशन में, सिस्टम ऑफ पार्टिकल में, तो वो तो सब फालतू हो गया सर, है ना? नहीं, ये जो चेंज होते हैं ना, अच्छा कुछ प्रॉब्लम मैं शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, ज्यादा ही हो रहा है अभी। ठीक, अभी ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। वैसे मैं आई एम रिकॉर्डिंग इट ऑल्सो, है ना, आई एम रिकॉर्डिंग इट सो यू कैन सी इट अगेन ऑल्सो, जो पार्ट छूट जाएगा वो देख सकते हो। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल में और रोटेशनल मोशन में आपने देखा था कि ऑब्जेक्ट को जब हम लोग रोटेट कर रहे थे तो उसका शेप और साइज चेंज नहीं हो रहा था। ऑब्जेक्ट में जब फोर्स लग रहा था उसका शेप और साइज चेंज नहीं हो रहा था। तो और अब बोल रहे हैं कि शेप और साइज चेंज होता है, तो पिछला जो पढ़े वो सब गलत हो गया। ऐसी वाली कोई बात नहीं। वॉट एवर चेंजेस, वॉट एवर डिफॉर्मेशन वॉज देयर, दोज वर वी वर अज्यूमिंग इट टू बी नेग्लिजिबल। हम लोग उस समय उसको नेग्लिजिबल मान के चले थे। अरे स्टडी तो करना है ना, बड़ा फिनोमिना था, उसको स्टडी भी करना जरूरी था, इज़न्ट इट? अब हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अगर वो नेग्लिजिबल मान के चले, मान लो नेग्लिजिबल नहीं है तो क्या होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो ये तो मैंने एक इंट्रोडक्शन, एक समा बांध दिया कि पढ़ना क्या है। हम लोगों को पढ़ना है सॉलिड ऑब्जेक्ट के बारे में जिसमें किसी प्रकार का फोर्स लगेगा और वो ऑब्जेक्ट डिफॉर्म करेगा, वो ऑब्जेक्ट डिफॉर्म करेगा। तो ये बात को समझ लो, दो प्रकार की बात होगी। एक ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लग रहा है, ऐसा फोर्स लग रहा है, ठीक है? ये क्या काम कर रहा है? डिफॉर्मेशन कर रहा है। डिफॉर्मेशन मतलब इस ऑब्जेक्ट के फॉर्मेशन को चेंज कर रहा है। फॉर्मेशन मतलब इसका कुछ शेप साइज होगा, जैसे ये डस्टर का है, शेप साइज है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, वॉल्यूम है, इसमें कोई चेंज ला रहा है। तो ऐसे फोर्स को मैं डिफॉर्मेशन फोर्स बोल सकता हूं। अरे बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? डिफॉर्मेशन का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे फोर्स को मैं डिफॉर्मेशन फोर्स बोल सकता हूं बच्चों, बोलो। अरे फोर्स को सिंपल फोर्स बोलते थे, है ना? इस फोर्स को सिंपल फोर्स बोलता था पहले। अब मुझे पता चला कि ये ऑब्जेक्ट के शेप साइज लेंथ वेन इसमें सब चेंज ला सकता है। चेंज लाएगा मतलब डिफॉर्म कर रहा है, इसको डिफॉर्म कर रहा है, फॉर्मेशन को चेंज कर रहा है, डिफॉर्म कर रहा है। तो इस फोर्स को मैं डिफॉर्मेशन फोर्स बोल सकता हूं। चेंज, शेप साइज में चेंज करने वाला फोर्स। सर फोर्स बोल दो कि तो नहीं चलेगा क्या? नहीं, अभी फोर्स नहीं बोलने वाला। अरे फोर्स तो क्या होता था, इसको मोशन देने का भी काम कर सकता था, इसको रोकने का भी काम कर सकता था। तो मैं अभी सिर्फ वही बात कर रहा हूं कि इसके शेप साइज को चेंज करने वाला फोर्स, उसको मैं बोल रहा हूं डिफॉर्मेशन फोर्स। बोलो चमका यहां तक? आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ के चलो देखते हैं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो देखो सबसे पहले हम लोगों को ना स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, ये जो अब हमारे सिलेबस में दिया हुआ है वो पढ़ना है, ठीक है? स्ट्रेस स्ट्रेस रिलेशनशिप पढ़ना है। आज हम लोग सिर्फ स्ट्रेस के बारे में जानेंगे। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ स्ट्रेस के बारे में समझेंगे। कल स्ट्रेस का बाद में स्ट्रेन को पढ़ेंगे और इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे रिलेशनशिप। कल भी एक क्लास लूंगा 12 बजे, ठीक? और उसके बाद देखेंगे आगे की क्लासेस में हुक्स लॉ, फिर यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस। इस चैप्टर में सिर्फ यही चीजों करना है। 2-3 लेक्चर्स विल बी देयर एंड इट विल गेट कंप्लीटेड। तो सबसे पहले देखते हैं, हाँ कल, ओके परसों कर लेंगे, ठीक है? परसों, डे आफ्टर टुमारो विल डू द नेक्स्ट क्लास। लेट अस सी, हाँ न्यूमेरिकल भी रहेंगे भाई, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी रहेंगे, साथ में चलते रहेगा। लेट अस सी what will be there. Some students are coming right now. ठीक, तो चलो देखते हैं कि इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है हमारा। फर्स्ट टॉपिक बोलता है हमारा जो कि है इलास्टिसिटी। अभी अभी बात हुई कि अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा
एक डस्टर है मान लो, इस पे फोर्स लगेगा तो ये डिफॉर्म होगा, इसकी शेप साइज चेंज होगी, इस पे लग रहा है वो फोर्स डिफॉर्मेशन फोर्स होगा, ठीक है। अब इसी बात पर मैं ये बोल सकता हूं कि सॉलिड बॉडीज आर नॉट परफेक्टली रिजिड बॉडी। सॉलिड बॉडीज आर नॉट परफेक्टली रिजिड बॉडी, मतलब जो ऑब्जेक्ट सॉलिड है, जिसका शेप साइज वॉल्यूम लेंथ ब्रेड्थ ये सब चीज डिफाइंड है, अगर उसके ऊपर कोई फोर्स लगे, उस पे ऊपर कोई फोर्स लगे तो उसका शेप साइज लेंथ ब्रेड्थ वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, होगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें कोई डिफॉर्मेशन होता है, मगर डिफॉर्मेशन होने के बाद जब उसके ऊपर लगने वाले फोर्स को छोड़ दिया जाए, मतलब फॉर एग्जांपल देख लो, मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूं, अब फोर्स लगाया तो इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आया होगा, लेंथ में कुछ चेंज आया होगा, विड्थ में कुछ चेंज आया होगा, वॉल्यूम में कुछ चेंज आया होगा, मगर ये फोर्स जब मैं हटा दूंगा तो ये अगर पहले जैसा हो गया, पहले जैसे मतलब पहले जैसा इसका था लेंथ ब्रेड्थ शेप और वॉल्यूम, अगर वो पहले जैसे हो गया तो मैं इसको बोलूंगा कौन सा टाइप का बॉडी, इलास्टिक बॉडी। कौन से टाइप का बॉडी बोलूंगा इसको, इलास्टिक बॉडी। क्या बोलूंगा इसको, इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक मतलब समझते हो ना, वो स्प्रिंग जैसा। तो स्प्रिंग को देखो क्या करते हैं, स्प्रिंग को हम लोग दबाते हैं और स्प्रिंग को जब छोड़ते हैं तो पहले जैसे था वैसा बन जाता है वो, तो उसको क्या है, इलास्टिक बोलते हैं हम लोग, है ना। तो ऐसे प्रॉपर्टी को, ऐसा होता है ऑब्जेक्ट्स में, होता है भाई ऐसा। हाँ अच्छा, एक बच्चे ने बोला सर इरेजर सही एग्जांपल है। इरेजर सही एग्जांपल है सर, इरेजर का हेल्प से बताओ। ठीक है, इरेजर, इरेजर मतलब हमारा वो जो जिससे आप लोग, जिसको रबर बोलते हो, जिससे आप लिखते हो उसको मिटाते हो, है ना। देखो उसको आपने मोड़ दिया यूं, है ना, छोड़े, फोर्स लगा के मोड़े ना, और उसके छोड़ दिए तो फिर पहले जैसे हो गया वो। कैसा ऑब्जेक्ट है वो, इलास्टिक ऑब्जेक्ट है वो। कैसा ऑब्जेक्ट है, इलास्टिक ऑब्जेक्ट है। हाँ, कैसा ऑब्जेक्ट है, इलास्टिक ऑब्जेक्ट है। अब इलास्टिसिटी क्या होता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज व्हेन अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड। मतलब मान लो ये ऑब्जेक्ट इलास्टिक है, इलास्टिक है मतलब मैं इस पे फोर्स लगाया हूं, फोर्स लगाने के बाद जब हाथ हटा दिया या फिर फोर्स को लगाना बंद कर दिया, फोर्स इज रिमूव्ड, तो ये पहले जैसे बन जाए तो मैं कहूंगा इसको इलास्टिक, इलास्टिक ऑब्जेक्ट, इलास्टिक बॉडी। और इस प्रॉपर्टी, इस प्रकार की क्षमता को हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी। इस बॉडी की क्षमता को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। बोलो चमका ये बात, इलास्टिसिटी मतलब समझ में आया, अरे बोलो, बनी बात। आगे बढ़े, अब देखो द डिफॉर्मेशन कॉज्ड। अब जो डिफॉर्मेशन हुआ, देखो मैंने इसको दबाया और इसमें कुछ चेंजेस आए, इसके शेप साइज में वॉल्यूम में कुछ चेंज आया, मगर फोर्स हटाने के बाद में वो फिर से नॉर्मल बन गया, जैसे पहले था वैसा हो गया। मगर जो थोड़ा बहुत फोर्स लगाने के समय, फोर्स जब लगा हुआ था उस समय जो चेंजेस आए थे, डिफॉर्मेशन हुआ था, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। क्या बोल रहे हैं उसको, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब ऐसा भी हो सकता था कि अगर मैं इसको ऐसा दबाता, इसको फोर्स लगाता, और ये फोर्स लगने के बाद में ये पहले जैसे नहीं बन पाता, पूरे तरीके से नहीं बन पाता, थोड़ा सा बनता, पहले के जैसे शेप साइज को अटेन करता मगर पूरा नहीं अटेन कर पाता, तो उस समय इसको मैं, उस समय जो डिफॉर्मेशन बचता इसमें, उसको मैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं बोलता। नहीं पल्ले पड़ा, एग्जाम्पल के थ्रू समझना, एग्जाम्पल के थ्रू समझना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक बच्चा बोल रहा है सर ओरिजिनल शेप साइज में आ जाए जब अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड, तो हम लोग उसको इलास्टिसिटी या इलास्टिक डिफॉर्मेशन बोलेंगे। बिल्कुल सही। तो देखो एक प्रकार का ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, यहां पे प्लास्टिक लिख दिया मैंने 2 बार, यहां पे आएगा इलास्टिक। सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक ऑब्जेक्ट या परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे, देखो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी किसको बोल सकते हैं, अ बॉडी विच रीगेन्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो
अपने पहले जैसे कॉन्फ़िगरेशन, लेंथ, ब्रेड्थ, वॉल्यूम को अटेन कर ले इमीडिएटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे ही उसके ऊपर से फोर्स लगाया जाए वो पहले जैसे बन जाए बिल्कुल, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बोलेंगे। ऐसे बॉडी को परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बोलेंगे। मगर हाँ बिल्कुल सही, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्चुअली ना रबर भी, अभी एक बंदा बोला सर रबर होगा क्या, रबर है ना, तो रबर भी परफेक्टली इलास्टिक लगभग बोल सकते हैं ना, वी कैन से लगभग वो परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है, उसको हम लोग परफेक्टली इलास्टिक बोल सकते हैं। क्वार्ट्स होता है एक एग्जांपल में लिखना, क्वार्ट्स एंड फॉस्फोर ब्रॉन्ज, ये दोनों एक प्रकार के मटेरियल है जो परफेक्टली इलास्टिक के लगभग होते हैं, नियर होते हैं, ठीक। अब दूसरा क्या होता है सर, परफेक्टली प्लास्टिक। अब जस्ट इसका उल्टा होगा, मतलब आप क्या करेंगे, जैसे मिट्टी या फिर वैक्स, मोम और मिट्टी को अगर आप दबाओ तो क्या होगा, आपने तो फोर्स लगा दिया, फोर्स को हटा भी दो तो जिस शेप में वो आ गए हैं अब वापस पहले वाले शेप में नहीं पहुंचने वाले। बोलो होगा? हाँ सर बिल्कुल सही। एक बच्चा बोल रहा है सर पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड होगा क्या कुछ? होगा भाई, होगा, है ना, होगा, लग रहा है ना, कुछ ना फोर्स लग रहा है, स्टोर हो रहा है, वर्क डन कर रहे हो, स्टोर हो जाएगा एनर्जी के फॉर्म में, होगा भाई, बिल्कुल होगा, आगे देखेंगे, ठीक। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी किसको बोलेंगे फिर? अ बॉडी विच डज नॉट रीगेन, मतलब वो क्या करेगा, फोर्स लगाए उसके ऊपर, पहले जैसा ओरिजिनल पोजीशन था वैसा वो अटेन नहीं कर पाएगा, वैसा फिर से नहीं बन पाएगा जब उसके ऊपर फोर्स लग रहा था, जो फोर्स उसको हटा देंगे तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम प्लास्टिक बॉडी बोलेंगे, प्लास्टिक बॉडी बोलेंगे इसको। वो वाला प्लास्टिक से मत जोड़ लेना जो खिलौने प्लास्टिक से बनते हैं, है ना, ऐसे चीज से मत जोड़ देना, यहां पे जो पढ़ रहे हो उसको इसी से जोड़ो, ठीक। मड एंड वैक्स, पैराफिन वैक्स, ये परफेक्टली प्लास्टिक होते हैं। परफेक्टली मतलब बिल्कुल वैसे ही बने रहेंगे जैसा आपने उसको छोड़ा है फोर्स लगाने के बाद, पहले जैसे नहीं बन पाएंगे बिल्कुल, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। तो टर्म्स रिलेटेड हो गए। आगे पढ़ने वाले हैं कि कोई ऑब्जेक्ट असल में, जैसे ये ऑब्जेक्ट डस्टर हुआ, ठीक, मान लो ये परफेक्टली इलास्टिक है, मान लो ये परफेक्टली इलास्टिक है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगाया, उसके बाद जब फोर्स लगाकर छोड़ रहा हूं मैं, तो फिर से पहले जैसे कैसे हो जा रहा है, फिर से पहले जैसे कैसे हो जा रहा है, इसके बारे में सोचो थोड़ा, क्या लगता है ऐसा क्या होगा जिसके कारण ये फिर से पहले जैसे हो जा रहा है? इज देयर समथिंग हैपनिंग इनसाइड इट, इसके अंदर कुछ हो रहा है ऐसा, क्या हो रहा है? ये फिर वही बात आ जाती है दो एटम्स के बीच में। हर ऑब्जेक्ट एक छोटे छोटे एटम से बना हुआ है, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट छोटे छोटे एटम से बना हुआ है, हर ऑब्जेक्ट छोटे एटम्स के साथ में उन एटम्स के बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लग रहे हैं। वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिल्कुल स्प्रिंग फोर्स की तरह होते हैं। स्प्रिंग फोर्स की तरह कैसे होते हैं सर? अरे सोच लो, ये एक एटम है और ये एक एटम है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, सोच लो कि इसके बीच में एक स्प्रिंग लगा हुआ है, आपने दबाया, फोर्स लगाया, दो एटम्स थोड़े पास में आए, छोड़े फोर्स को, तो वो फोर्स फिर से पहले जितना काम कर रहा था उतना ही काम करेगा, स्प्रिंग फिर से उसी पोजीशन में आ गया। अभी आप ही लोग में से कोई बताया ना सर एटम्स होते हैं उनके बीच में भी तो फोर्स लग रहा, तो ये फोर्स जो है बिल्कुल तो वैसे ही काम करेगा। हाँ बिल्कुल, जवाब आप ही के पास है, आपका सवाल आपका जवाब। आप क्या पढ़ा रहे हो सर? मैं उसी चीज को याद दिला रहा हूं बस। अरे हवा लगी तो कोई एक ऐसा अंदर लगने वाला फोर्स की बात हो रही है, अंदर लगने वाला, ऑब्जेक्ट के अंदर लगने वाला फोर्स है, जो जब मैं फोर्स को हटा दे रहा हूं तो उसको, इस ऑब्जेक्ट को फिर से पहले जैसे बनाने की कोशिश कर रहा है, फिर से पहले जैसे बनाने की कोशिश कर रहा है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग फिजिक्स में स्ट्रेस, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। तो ये रहा वो स्ट्रेस, STRESS, STRESS। सर मेरे को बहुत ही स्ट्रेस हो रहा है एग्जाम का, क्या होगा? वही स्ट्रेस है, आपके अंदर लगने वाला फोर्स को आप स्ट्रेस बोलते हैं। मेरे दिमाग में बहुत बल लग रहा है, आप ही के अंदर का दिमाग है ना, आपके अंदर है,
आपके मानसिक तनाव को आप स्ट्रेस बोलते हैं, वही चीज है। वो आम भाषा में मनोविज्ञान की भाषा में बोलते हैं, यहाँ पे हम भौतिक विज्ञान की भाषा में इसको स्ट्रेस बोल रहे हैं। मतलब व्हाट इज स्ट्रेस? द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। मतलब ये डस्टर रहा, डस्टर डस्टर बार बार डस्टर ही आएगा, ये डस्टर जो रहा इसके अंदर मैंने इस पे इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, जब हटा दिया तब इसके बॉडी के अंदर, इस बॉडी के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एटम्स ने एक दूसरे के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लगाया। रिस्टोरिंग का मतलब होता है पहले जैसे बनने के लिए खुद फोर्स लगाना। रिस्टोर, रिस्टोर मतलब पहले जैसे बनाना। सुने हो ना रिस्टोर? सर ये गाड़ी मेरी पुरानी हो गई, इसको रिस्टोर कराना पड़ेगा। रिस्टोर मतलब उसकी मरम्मत करानी पड़ेगी, पहले जैसे बनाना पड़ेगा, है ना? तो इसको पहले जैसे बनाने के लिए लगने वाला, इसी के अंदर के इसी के द्वारा लगने वाला फोर्स इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कहलाएगा। कौन लगा रहा है? इन दोनों इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लगा रहे हैं। दो एटम्स के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स लगा रहे हैं, इसको पहले जैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर यूनिट एरिया की बात करेंगे हम लोग, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं स्ट्रेस। तो ये क्या होगा? स्ट्रेस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया मतलब वो फोर्स जो ये ऑब्जेक्ट के अंदर के मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर पहले के जैसे बनाने के लिए। क्योंकि अभी जो आपने फोर्स लगाया उसने क्या किया? इसको थोड़ा सा डिफॉर्म कर दिया, उसके शेप साइज को चेंज कर दिया। तो उसके शेप साइज को वापस लौटाने के लिए जो फोर्स लगा रहे हैं इसके, उसको हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। ठीक है? तो रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है। तो सर वो रिस्टोरिंग फोर्स को कौन कैलकुलेट करेगा? मॉलिक्यूल से जाके पूछोगे कैसे कैलकुलेट करोगे? तो देखा गया है व्हेन देयर इज नो परमानेंट डिफॉर्मेशन, मतलब आप क्या है, आप क्या कर सकते हो? मैं स्केल लेके नाप सकता हूं सर इसका लंबाई पहले कितना था और अब कितना है, फोर्स लगने के बाद, हटाने के बाद। ब्रेड्थ कितना था, अब कितना है। हाइट कितना था, अब कितना है। फोर्स लगा के छोड़ दिए और पता चला कि डिफॉर्म हुआ था और वापस लौट गया, रिस्टोर हो गया, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन हुआ ही नहीं, परमानेंट कोई चेंज ही नहीं हुआ इसमें। थोड़ा सा टेम्पररी चेंज हुआ था जब तक फोर्स लगा था, वापस लौटाए, वापस फोर्स हटाए तो फिर से वैसे ही लौट गया। मतलब व्हेन देयर इज नो परमानेंट डिफॉर्मेशन, जब कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हुआ है, मतलब व्हेन बॉडी इज परफेक्टली इलास्टिक, तभी तो बोलूंगा ना इलास्टिक है बॉडी, तब हम लोग बोल सकते हैं कि जितना एक्सटर्नल फोर्स लगा था, मतलब बाहर जितना फोर्स लगाए थे आप, बाहर जितना फोर्स लगाए थे, बाहर जितना फोर्स लगाए थे वही रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर होगा, वही रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर होगा। बिल्कुल सही। अरे आप बहुत अच्छे। एक बच्चा बोल रहा है सर टेम्परेचर चेंज के कारण हुआ, तो कैसे करोगे? अरे टेम्परेचर चेंज के कारण भी तो शेप साइज चेंज होता है, उस समय भी स्ट्रेस काम कर रहा है भाई, उस समय भी स्ट्रेस काम कर रहा है, बिल्कुल उस समय भी स्ट्रेस काम कर रहा है। आप इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ोगे व्हेन यू विल गो फॉर, इफ यू विल गो फॉर इंजीनियरिंग और यू विल गो फॉर फिजिक्स पार्ट। आप देखोगे चेंज इन टेम्परेचर प्रोवाइडिंग हीट विल कॉज सम एक्सपांशन, और उस एक्सपांशन के कारण वापस जब टेम्परेचर कम होगा तो फिर से वापस लौट जाएगा, है ना? रेल की पटरियां, तो वहां भी स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, इलास्टिक ऑब्जेक्ट है वो भी, है ना? वो भी होगा, बिल्कुल सही बात करें। मगर अभी हम लोग उसका बेसिक पढ़ रहे हैं, एकदम बेसिक बात, शुरुआत की बात। तो हम लोगों ने देखा कि ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है ना, जो ऑब्जेक्ट के अंदर में काम कर रहा है, बॉडी के अंदर में, वो अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर ही है, जो एक्सटर्नल फोर्स जो लगा है उसके बराबर ही होगा। कब? जब परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। ये बाहर से जो आप लोग फोर्स लगाए हो, 2 न्यूटन 3 न्यूटन का जो भी फोर्स लगाए हो, अपॉन एरिया, जितने एरिया पे वो फोर्स लगाए, तो S इज इक्वल टू F अपॉन ए। ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है सर? स्ट्रेस तो मेरे को दिख रहा है एक प्रकार का प्रेशर, प्रेशर टाइप दिख रहा है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो फोर्स का यूनिट हुआ न्यूटन, एरिया का यूनिट हुआ मीटर स्क्वायर, मगर ये क्या है? स्ट्रेस क्या है? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। याद रखना, इसको प्रेशर से मत जोड़ देना। ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर वो क्या करना चाह रहा है, वो क्या कर रहा है, जो फोर्स लगा है उसको रिस्टोर कर रहा है,
उसके कारण जो इफेक्ट हुआ है उसको रिस्टोर कर रहा है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन भी देख लो, m टू द पावर 1, l टू द पावर -1, t टू द पावर -2। याद रखना है, कभी कभी नीड जो डबल पूछ लेते हैं। ठीक है, अभी देख लो, आज जो मैं आपको ये बताया हूँ स्ट्रेस के बारे में बताया हूँ। अब स्ट्रेस के टाइप्स भी देख लेते हैं। स्ट्रेस के टाइप्स के बारे में आप लोग और अच्छे से जानोगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, हुक्स लॉ में जैसे पहुंचेंगे। आज उसको सुनो, लिखो और समझने की कोशिश करो। पहला है, दो टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं। दो टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं जब हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ रहे हैं। दो टाइप के स्ट्रेस होते हैं। पहला होता है नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा होता है शियरिंग स्ट्रेस। पहला होता है नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा होता है शियरिंग स्ट्रेस, या फिर बोल लो टेंजेंशियल स्ट्रेस। अच्छा मुझे ये बताओ आप लोग, फिजिक्स में नॉर्मल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल का मतलब सर जो एबनॉर्मल ना हो उसी को नॉर्मल बोलते हैं। ऐसा क्या? नॉर्मल का मतलब फिजिक्स में क्या बच्चों? नॉर्मल किसी का आंसर नहीं आ रहा। नो मूविंग इन अ प्लेन, नो परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही। एक बंदी बोली, एक बच्ची बोली परपेंडिकुलर। अरे हाँ भाई, याद आ रहा है, नॉर्मल टू द सरफेस मतलब 90 डिग्री। सरफेस ये रहा तो 90 डिग्री। नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री होता है कि नहीं फिजिक्स में? सर परपेंडिकुलर ही क्यों नहीं बोलते, नॉर्मल बोलेंगे हम, नॉर्मली। हाँ, तो व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स नॉर्मली ओवर द एरिया ऑफ बॉडी, व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स नॉर्मली, नॉर्मली मतलब ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना वो उसके इस सरफेस के नॉर्मल लग रहा है। देखो कैसे, ये सरफेस कैसा है, ये सर ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो नॉर्मल लग रहा है। नॉर्मल मतलब इसके परपेंडिकुलर लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे समय में देखेंगे, अभी और अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर होगा दिमाग में, कि ऐसे समय में जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है, इसके अंदर का जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जो इसको पहले जैसे बनाना चाह रहा है, जब ये फोर्स हटा देंगे हम तो उसको हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। पर यूनिट एरिया जो लग रहा होगा उसको नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। सर ऐसा क्यों बोल रहे? तो देखो अभी आगे बढ़ो। ये मान लो ये देखो, ये जो रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है ना, वो एक्सल में एक प्रकार का डस्टर, ये डस्टर है समझ लो। ठीक है, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को खींच रहा हूं, इधर से ऊपर और इधर से नीचे। ठीक है, खींच रहा हूं मैं ऐसे, तो कौन सा फोर्स लगा रहा हूं मैं? नॉर्मल फोर्स लगा रहा हूं कि नहीं, ये बताओ। नॉर्मल फोर्स लगा रहा हूं ना, देखो यहां परपेंडिकुलर ऊपर खींच रहा हूं, परपेंडिकुलर नीचे खींच रहा हूं। अब ये जो दो फोर्स परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो एक प्रकार का टॉर्क पैदा कर लेंगे, तो वो अलग बात होगी। मगर अगर ये नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए, नॉर्मल फोर्स एक दूसरे के मतलब इस सरफेस के परपेंडिकुलर हुए, तो इसको ये खींचेंगे तो इसके लेंथ में कुछ चेंज आएगा, इसकी लंबाई में कुछ चेंज आएगा, विड्थ में कुछ चेंज आएगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। बोलो वॉल्यूम सेम रहेगा कि नहीं? वॉल्यूम सेम रहेगा कि नहीं? अरे आटा जानते हैं ना, आटे के जैसे रोटी बनाने के पहले आटा जैसे रहता है, उसको आप ऐसा ऐसे यूं ऐसा खींचो तो उसकी लंबाई बढ़ेगी, विड्थ कम होगा, मगर वॉल्यूम तो सेम रहेगा। वॉल्यूम सेम रहेगा कि नहीं? अरे सहमत हो? बोलो। अरे हाँ भाई, वॉल्यूम सेम रहेगा, इसकी लंबाई बस बढ़ती जाएगी, विड्थ कम होते जाएगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। मतलब इसकी लंबाई बढ़ रही, इसमें कैसा फोर्स लग रहा है? परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, इसीलिए इसके अंदर जो पैदा हो रही स्ट्रेस है उसको मैं कहूंगा नॉर्मल स्ट्रेस। क्या बोलूंगा उसको? नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस खुद में तीन प्रकार के होते हैं। मतलब सर स्ट्रेस तो ये दो प्रकार का हुआ और उसमें नॉर्मल स्ट्रेस भी तीन प्रकार का। अरे बहुत आसान है, क्या क्या फोर्स लगा सकते हो इस पे डिपेंड करता है, किस किस प्रकार का डिफॉर्मेशन फोर्स लगा सकते हो। देखो मैं इसको खींच सकता हूं तो टेंसाइल स्ट्रेस होगा। अरे टेंशन पैदा हो रहा है, तनाव पैदा हो रहा है, एक मेरे को इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, मेरे अंदर टेंशन पैदा हो रहा है, मेरे हाथ दर्द दे रहे हैं, बिल्कुल सही, उसको मैं कहूंगा, इस प्रकार के स्ट्रेस को डेवलप जो होगा उसको मैं कहूंगा टेंसाइल स्ट्रेस। देखो टेंशन पैदा हो रहा है। अब दूसरा प्रकार का क्या होगा? सर कंप्रेसिव स्ट्रेस। हाँ भाई, अभी देखो इसको खींच रहे थे, अब इसको दबाव दो तो अब क्या होगा? इसके लेंथ में कुछ कमी होगी, विड्थ में कुछ बढ़ेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। तो ऐसे स्ट्रेस जो इसके अंदर पैदा होगा उसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। ऐसे स्ट्रेस को क्या बोलेंगे हम? कंप्रेसिव स्ट्रेस।
इसके अंदर जो स्ट्रेस पैदा होगा ऐसे समय में उसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। इस समय भी फोर्स परपेंडिकुलर काम कर रहा है। और एक आखिरी प्रकार का स्ट्रेस होगा नॉर्मल स्ट्रेस, आखिरी प्रकार का होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, अब मैं उसके लिए कैसे बताऊं? मान लो ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, समझ लो, है ना, ये पूरी बॉल है, और इस बॉल को मैं हर तरफ से परपेंडिकुलरली, मतलब हर पॉइंट पे मैं परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, ठीक? इस समय भी नॉर्मल स्ट्रेस पैदा होगा इसके अंदर, क्योंकि नॉर्मल डिफॉर्मिंग फोर्स है, हर तरफ से नॉर्मल परपेंडिकुलर। देखो एक स्फीयर बॉल रहता है, उसमें जो फोर्स लगेगा वो टुवर्ड्स द रेडियस, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, फोर्स लगेगा। और इस समय भी जो फोर्स लग रहा है वो एक स्ट्रेस पैदा करेगा, और उसको बोलूंगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। इसमें वॉल्यूम में चेंज आ सकता है भाई, मगर जैसी फोर्स हटाओगे वो बराबर उसी में आ जाएगा। ठीक है, बनी बात? फील आया? हवा लगी? और एक आखिरी प्रकार की बात होती है शियरिंग स्ट्रेस। तो देखो, एक दो प्रकार का स्ट्रेस के बारे में बोला, एक नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो इस शियरिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं इसको, ठीक? तो नॉर्मल स्ट्रेस 3 प्रकार के होते थे, देख लिया आपने। अब शियरिंग स्ट्रेस के बारे में देखो, मान लो ये वो रबर है या फिर एक ऑब्जेक्ट है, उसमें मैं कैसा फोर्स लगा रहा हूं? देखो ये डस्टर है और इसके ऊपर ये नीचे वाला सरफेस फिक्स है, ऊपर वाले सरफेस को इधर खींच रहा हूं मैं, तो ये कैसे होगा? थोड़ा सा इधर शिफ्ट होगा, पूरा ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट होगा, ऐसा कुछ होगा, बैंड होगा। देखो जैसे नीचे से तो फिक्स है, ऊपर से ऐसा खिसकेगा, तो ऐसे वाले ऑब्जेक्ट में लगने वाले स्ट्रेस को, इसके अंदर जो स्ट्रेस पैदा हो रहा है, जो उसको वापस लाना चाहता है, उसको हम लोग बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेस। तो कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ अ बॉडी प्रोड्यूसेस अ चेंज इन शेप ऑफ बॉडी विदाउट एनी चेंज इन वॉल्यूम, कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, देन द स्ट्रेस सेटअप इज कॉल्ड शियरिंग स्ट्रेस। टेंजेंशियली फोर्स लगेगा भाई, देखो सरफेस है तो इसको टेंजेंशियली इधर बेंड करना चाहेगा, टेंजेंशियली स्ट्रेस लगेगा। तो आज के लिए हमने इतना ही पढ़ा। क्या पढ़ा? स्ट्रेस क्या होता है, इलास्टिसिटी